Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। अब तक हमने 5 सीरीज कंप्लीट कर दी है। दिस इज अवर 6th सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस along with its answers. लास्ट 5 सीरीज जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन सारी सीरीज़ को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ कई सारे अकाउंटिंग और कई सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स के लिए बेनिफिशियल है, उन सारे सब्जेक्ट्स की MCQ टाइप ऑफ सीरीज़ बनी हुई है जो मैं आपको दे रही हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आप मेरी YouTube चैनल पर जाकर उन सारी सीरीज़ को देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ अवर 6th एंड लास्ट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स MCQ टाइप क्वेश्चंस. So here is our next question. Income elasticity of demand will be zero when a given change in income brings about the same proportionate change in demand, a more than proportionate change in quantity demanded, a less than proportionate change in quantity demanded, no change in demand. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो हो जाती है जब इनकम में चेंजेस आते हैं लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ऑप्शन डी, नो चेंज इन डिमांड, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, increasing returns to scale can be explained in terms of optimum factor proportions, fixed scale of plant, external and internal economies, labor productivity. increasing returns to scale को कौन से टर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if average revenue curve is falling straight line, marginal revenue curve will lie below it in such a way that any line drawn from a point from y-axis parallel to x-axis to meet the average revenue curve is intersect by the marginal revenue curve midway, less than halfway, more than halfway, anywhere. अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उसके नीचे है, और अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस की पॉइंट से निकलेगी और पैरेलल होगी, जो वाई एक्सिस की पॉइंट से निकलेगी और पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, और एवरेज कर्व को मीट करेगी, तो वो जो इंटरसेक्ट होगा, तो इंटरसेक्ट होते समय जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मिड वे में इंटरसेक्ट कर देगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, when the average product is at its maximum, the equality can be reached between the marginal product and primary product, the marginal product and average product, the marginal product and total product, the marginal product and final product. अब जब एवरेज प्रोडक्ट उसकी मैक्सिमम लेवल पर चला जाता है तो इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को रीच कर लेती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, price discrimination is possible when elasticities cannot be known, when elasticities of demand are different in different markets at the ruling price, when elasticities of demand in different markets are the same at ruling price, none of these. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब पॉसिबल होती है जब डिमांड डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट होती है और प्राइस जो होती है वो एक ही रूलिंग प्राइस होती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if the firms under perfect competition have different costs, abnormal profits will be earned in the long run only by marginal firm, all the firms, intra-marginal firms, none of the firms. अगर फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग कॉस्ट में एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में वो फर्म्स इंट्रा मार्जिनल फर्म्स होंगी जो abnormal profits earn कर सकेंगी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, as a consumer increases his consumption of a commodity, the total utility he derives from its consumption increases, but at a diminishing rate.
This is an economic law, a statement of fact, a hypothesis, none of the above. अब कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी उसकी कंजम्पशन के साथ साथ इंक्रीज होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होती है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक हाइपोथेसिस है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेज इज रिलीवेंट स्टेज फॉर अ रैशनल फर्म in the competitive situation in the following diagram. Stage 1, Stage 2, Stage 3, none of the above. अब यहाँ पर एक डायग्राम था, वो बाय मिस्टेकली यहाँ पर नहीं आया है, कि जिसमें हमें पता है कि एक जो रैशनल फर्म होती है उसकी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में जो स्टेजेस होती हैं रिलीवेंट रेंज की, तो उस स्टेज में वो कौन सी स्टेज है, रिलीवेंट स्टेज कौन सी है, ये उस डायग्राम में था. तो अभी डायग्राम आपके सामने नहीं है, तो इस चीज़ का आंसर हम यहाँ पर अच्छे से नहीं दे सकते. तो वो डायग्राम देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिफरेंस कर्व विच इज एल शेप्ड रिप्रेजेंट्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, नो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, नॉन कॉम्प्लीमेंटैरिटी. अब जो यल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी को. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द पॉइंट विच शोज द मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इन द टोटल प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट्स एक्सपांशन पाथ, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब वो कौन सा पॉइंट होता है जो मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट को शो करता है टोटल प्रोडक्ट कर्व पर, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, प्रिंसिपल्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, नन ऑफ द अबाउ. शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वेरिएबल प्रपोर्शंस की लॉ के साथ. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट इज इनकम्प्लीट. दिस इज ओनली इन द केस ऑफ perfectly competitive market, only in the case of monopolistic market situation, only in the case of imperfect competitive market, none of the above. अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के साथ इक्विलिब्रियम जो होता है मार्केट में वो इनकम्प्लीट होता है इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन marginal cost is equal to the price, less than the price, more than the price, any one of the above. अब मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइस से कम होती है, लेस देन द प्राइस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपेक्ट्स द कंज्यूमर टू बिहेव इन अ मैनर रैशनल, इमोशनल, इरैशनल, इंडिफरेंट. अब कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है इकोनॉमिक एनालिसिस में रैशनल मैनर से बिहेव करने के लिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इफ द टोटल कॉस्ट कर्व इज प्लॉटेड, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी गिवन आउटपुट, एवरेज यूटिलिटी या AU shaped curve cutting the total cost curve at its lowest point, a straight line cutting the curve at its lowest point. अब टोटल कॉस्ट कर्व अगर प्लॉट किया गया है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किस तरह से इलुस्ट्रेट होगी, तो जो स्लोप होगा वो टेंजेंट होगा और कर्व है एनी गिवन आउटपुट पर वो स्लोप टेंजेंट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द एक्सपांशन पाथ ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी इज एनालॉगस in consumption theory to the angel curve, price consumption line, income consumption line, budget constraint line. एक्सपांशन पाथ ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी है वो एनालॉगस है कंजम्पशन थ्योरी के साथ इनकम कंजम्पशन लाइन में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स डाउनवर्ड्स एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड्स. इट इज द मूवमेंट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व.
अब स्टेप्स डाउनवर्ड्स एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड्स, पहले डाउनवर्ड आएगा और फिर अपवर्ड जाएगा, ये वाला कौन सा कर्व होता है? तो वो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नन ऑफ द अबाउ। जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में, वो इक्वल होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज अप्लाइड टू ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन was stated by A.C. Pigou, Walras, अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो सारी फील्ड्स को अप्लाइड किया जा सकता है प्रोडक्शन के, ये स्टेट किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज what is left to the entrepreneur after he has paid all his expenses. The extra output obtained from employing an additional unit of a factor. What is produced when all factors of production are employed at optimum efficiency. Annual output of the most efficient firm in the industry. अब मार्जिनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो एक्स्ट्रा आउटपुट हम मिलाते हैं हमारी एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर को एम्प्लॉय करने के बाद। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंडीशंस ऑफ प्योर कंपटीशन in which the demand for a firm's product is indefinitely elastic, the firm's average revenue curve will be U-shaped, a horizontal straight line, a vertical straight line, a straight line at 45 degrees to the horizontal axis. अब प्योर कंपटीशन में अगर किसी फर्म की प्रोडक्ट की डिमांड इन्फिनिटली इलास्टिक है और फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व तब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द रिवील्ड प्रिफरेंस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय पॉल साइमल्सन। पॉल साइमल्सन ने रिवील्ड प्रिफरेंस थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हेन द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज जीरो, डिमांड इज indefinitely elastic, and when the slope is infinite, elasticity is zero. When the slope of the demand curve is zero, elasticity is unity, and also when the slope is infinite, elasticity is unity. When the slope of the demand curve is zero, elasticity is also zero, and when the slope is infinite, elasticity is also infinite. None of these. अब यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है हमारा ऑप्शन ए। जब डिमांड कर्व का स्लोप है वो ज़ीरो दिखाता है तो डिमांड इन्फिनिटली इलास्टिक होती है और स्लोप जो है वो इन्फिनाइट होता है जब इलास्टिसिटी ज़ीरो हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, economies and diseconomies of large scale production, principle of constant returns to scale, all of the above. अब नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न इन दिस फॉर्म द CES constant elasticity of substitution production function exhibits decreasing returns to scale, constant returns to scale, increasing returns to scale, none of these. अब CES यानी कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन में प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ceteris paribus, a change in the price of a commodity causes the quantity purchased of its complements to move in a significant manner, in the opposite direction, in the same direction, cannot be known. अब ceteris paribus जो है उसमें चेंज इन द प्राइस यानी कि कमोडिटी की प्राइसेस में जो चेंज होता है उसका कॉज होता है क्वांटिटी परचेस्ड पर और उसके कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मूव हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी टेल्स दैट इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, more units of it will be bought, same units of it will be bought,
less units of it will be marginally bought and nothing of it will be bought. अब जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें अगर प्राइसेस फॉल होते हैं कमोडिटी के तो मोर यूनिट्स जो है वो बॉट किए जाते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व coincides with long run cost curve at middle point, at lower point, at upper point, no permanent position. अब जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को लोअर पॉइंट पर कोइंसाइड करता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिमांड कर्व इज अ बाउंड्री कंसेप्ट बिकॉज इट शोज द मिनिमम प्राइस एंड मिनिमम क्वांटिटी, the maximum price and minimum quantity, the maximum quantity and the minimum price, both price and quantity is maximum. अब जो डिमांड कर्व होता है उसकी जो बाउंड्री कंसेप्ट है वो बाउंड्री कंसेप्ट हमें बताती है कि मैक्सिमम क्वांटिटी होती है और प्राइसेस जो है वो मिनिमम होती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द गॉसन्स फर्स्ट लॉ? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, law of substitution, law of diminishing marginal utility, law of indifference. गॉसन्स फर्स्ट लॉ जो है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ मोनोपोलिस्ट चार्जिंग हाई प्राइसेस ऑपरेट्स ऑन द कॉन्स्टेंट इलास्टिक पार्ट ऑफ ए डिमांड कर्व, द inelastic part of a demand curve, the elastic part of a demand curve ignores elasticity of demand altogether. अब जो मोनोपोलिस्ट है जो हाई प्राइसेस चार्ज करके ऑपरेट करता है वो इन इलास्टिक पार्ट ऑफ डिमांड कर्व पर आता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट देयर इज नो इंसेंटिव फॉर एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स. फर्म्स ऑपरेट एट अ मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. ऑल दीज कंडीशंस एग्जिस्ट. लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम थ्योरी में हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जहाँ पर कोई भी इंसेंटिव नहीं होता है एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स में, साथ ही साथ जो फर्म्स है वो ऑपरेट करती है मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ और वहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं. तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an inverted U-shaped curve? Fixed cost curve, marginal cost curve, total cost curve, average cost curve. तो इनमें से जो marginal cost curve है वो U-shaped curve है. Option B is the correct answer. Next, in general, most of the production functions measures the economies of scale, the relation between the factors of production, the productivity of factors of production, the relation between changes in physical inputs and physical output. अब जनरली जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उस प्रोडक्शन फंक्शन का जो मेजर होता है वो मेजर होता है रिलेशन बिटवीन चेंज इन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट में. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफ द सप्लाई कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइसेस विल इंक्रीज, रिमेन द सेम, डिक्रीजेस, नन ऑफ द अबव. जब सप्लाई कर्व कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है उसमें और एट दैट टाइम डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उस समय पर प्राइसेस जो है वो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट रहेगा और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस हाई हो जाएंगी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज फॉल्स इन सच अ वे that the consumer's real income changes but he remains on the same level of satisfaction as before. It is known as income effect, variation effect, price effect, compensating variation in income. अब किसी एक कमोडिटी जो कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ है उनमें से किसी एक कमोडिटी की अगर प्राइसेस चेंज हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है, फॉल होने लगती है और जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो इनकम भी चेंज होने लगती है तो जो रिमेन होता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो वैसे की वैसा रहता है बिकॉज ऑफ कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इम्प्रूवमेंट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, total utility of a commodity can be found by multiplying price by number of units, adding up the marginal utility of all units, multiplying the number of units by its marginal utility,
नन ऑफ दीज। अब जो टोटल यूटिलिटी होती है कमोडिटी की, वो हम कैसे मेजर करते हैं, कहाँ से फाइंड आउट करते हैं उसको? तो हम मार्जिनल यूटिलिटी जो ऐड करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑल यूनिट्स में, उससे हम ये टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी को फाउंड आउट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन इज डिटरमाइंड बाय prices of the two factors, degree of substitutability of two factors, productivity of the two factors, none of these। अब जो स्लोप होता है आईएसओ कॉस्ट लाइन का, वो डिटरमाइन किया जाता है प्राइसेस, टू फैक्टर्स की प्राइसेस पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड एंड इलास्टिसिटी ऑफ टाइम आर रिलेटेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इन डायरेक्ट proportion, none of the above। टाइम पीरियड और इलास्टिसिटी ऑफ टाइम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन जनरल इफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी यू शेप्ड, अ स्ट्रेट लाइन, सी शेप्ड, बेल शेप्ड। अब जनरली जब एवरेज रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन में होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो भी स्ट्रेट लाइन में आता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर 6th एंड लास्ट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स MCQ टाइप क्वेश्चंस, in which we have studied 240 objective type questions along with their correct answers। So friends, ये सारी सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होंगी इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ को करने के लिए। इन सारी सीरीज़ को आप पढ़िए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए सब्जेक्ट की कंसेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।